अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 9 दिसंबर को चीन की पीएलए ने यानी वहां की आर्मी ने एक बार फिर दुस्साहस करने की कोशिश की और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत करारा जवाब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को दिया और चीन को खदेड़ दिया। लेकिन पिछले 2 सालों के भीतर ये तीसरा ऐसा वाक़या है कि चाइना की आर्मी बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रही है और हालात को दोहराने की कोशिश और बॉर्डर को बदलने का प्रयास कर रही है। भारत की संसद में आज रक्षा मंत्री ने जब इस बात की जानकारी दी तब पता चला कि 9 दिसंबर की रात को तवांग के इलाका, जो अरुणाचल प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन भारतीय सेना के शौर्य ने एक बार फिर साबित किया कि चीन को खदेड़कर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन आने वाले वक्त में अरुणाचल प्रदेश या बॉर्डर पे हालात कैसे होंगे, इसके बारे में हमें ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, चीन का एग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। डोकलाम के बाद ईस्टर्न लद्दाख 2020 और उसके पश्चात 9 दिसंबर यानी 4 दिन पहले जो कुछ भी अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तवांग में हुआ, ये निश्चित तौर पर पूरे देश, भारत की जनता, भारत की सरकार के लिए बहुत कंसर्न का विषय है, क्योंकि चाइना लगातार सीमावर्ती इलाकों में एग्रेशन दिखा रहा है। डोकलाम के बाद ईस्टर्न लद्दाख और अब तवांग। चीन चाहता क्या है और चीन के मंसूबे क्या हैं? चीन बेहद ही खतरनाक प्लान पे काम कर रहा है। दुनिया में सिर्फ चीन अकेला ऐसा मुल्क है जो जहां 14 देशों की सीमाएं उससे मिलती हैं और अधिकांश के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। चीन हमेशा ताकत के सहारे अपने आस पड़ोस के मुल्कों पर, उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है और चीन के विस्तारवादी नीति कोई अभी से नहीं है, माओ के ज़माने से है। लेकिन 1962 से लेकर अब तक भारत ने चीन से क्या सबक लिया है, क्या सीखा है और चाइनीज़ अग्रेशन का जवाब क्या है? आज जब भारत की संसद में देश के रक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की और एक स्पष्टीकरण जारी किया, तब लोगों को पता चला कि चाइना बॉर्डर पर तवांग के पास हुई यह घटना कितनी गंभीर थी। देश को 4 दिन के बाद ये जानकारी मिली कि वहाँ पर फेस ऑफ की स्थिति थी। जवानों में आपस में फेस ऑफ हुआ, लड़ाई हुई। भारत की सेना के कुछ जवान घायल हुए जबकि चीन की तरफ काफ़ी सैनिक घायल हुए। लेकिन ये स्थिति क्यों है? दरअसल बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत भारतीय और चाइनीज़ सोल्जर दोनों तरफ से कोई गन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा जो भी डिस्प्यूट्स और लड़ाइयाँ होती हैं वो फेस ऑफ के जरिए यानी आमने सामने के युद्ध के जरिए होती है। आपको याद होगा कि ईस्टर्न लद्दाख में जो कुछ भी हुआ था, हमारे 20 जवान उसमें शहीद हुए थे। चीन के भी सेना के तमाम जवान वहाँ मारे गए थे। लेकिन ये स्थिति ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारे यहाँ लगातार ख़तरनाक मोड़ लेती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका जवाब क्या है? हमें इसके कारणों को भारत सरकार को भी चिंता करनी चाहिए और इसके बारे में व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सैन्य रणनीति भी बनाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भारत अब 2 बॉर्डर पर एक साथ उसे तैयारी करनी पड़ रही है। वेस्टर्न बॉर्डर जहां पाकिस्तान बैठा हुआ है, जो हमारा परंपरागत दुश्मन है, और दूसरा चीन का एग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, सियाचिन से लेकर अरुणाचल और उसके आगे भी डोकलाम तक। हम जवाब कब देंगे चीन को, ये देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐप पर बैन लगा देने से चीन की मंसूबे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। चीन के खिलाफ निर्णायक और कड़ी कार्रवाई करने का वक्त है, क्योंकि चीन के जो मंसूबे हैं वो ख़तरनाक हैं और कई बार हमें इसके बारे में वार्न किया जा चुका है। तो भारतीय सेना ने अपने शौर्य और अपने पराक्रम का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह चीन की सेना को तवांग के आगे खदेड़ा, इस पर भी पूरे भारत की जनता को और हम सबको महान गर्व है। हमें गर्व है उन सैनिकों को जो बेहद दुर्गम इलाके में, बेहद खतरनाक हालात में और बहुत ही खराब मौसम में भी चीन के इस एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पटक के मार रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है। चीन के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर भारतीय सैनिकों ने, बहनों भाइयों, पीटा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। हर भारतीय गौरवान्वित है, क्योंकि जिस माहौल में वहाँ पर वार हो रही है वो एकदम डिफरेंट टेरिटरी है, अलग जोन है, अलग रणनीतिक कौशल की वहाँ आवश्यकता है।
इसीलिए मैं कहता हूं हर एक भारतीय को अपनी सेना पर महान गर्व करना चाहिए। जो कुछ भी तवांग के भीतर भारतीय सेना ने करके दिखाया है, हम सब के मन में उनके लिए असीम सम्मान है और प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि अपने सैनिक के साथ खड़ा नजर आए। लेकिन यह वक्त इस बात का भी है कि हमें अब ठोस रणनीति की आवश्यकता है। कब तक हम अपने सैनिकों को इस तरह के जोखिम में डालेंगे? तब तक जब तक कि चाइना के साथ हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट कूटनीतिक तौर पर या फिर सैन्य तरीके से उसको सेटल नहीं कर लेते हैं। हमें अब वक्त आ गया है कि चीन की रणनीति, चाइना पॉलिसी पर विचार करने की आवश्यकता है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम वो सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश की एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जब ये सामने सामने दोनों पेट्रोल्स का सामना हो जाता है तो धक्का मुक्की भी हो जाती है। तो ये जो एक्टिविटी है ये होती रहती है, इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। लेकिन अजीब सी बात अभी टाइमिंग की है और जितने फोर्सेस इसमें इस्तेमाल हुए और चोटें लगी, क्योंकि पहले भी थोड़ी बहुत चोटें लगती रही हैं, लेकिन अभी क्या है कि हाथापाई जरा ज़्यादा हो गई है। जख्मी तो हुए हैं, उनको गुवाहाटी में इलाज के लिए भेजा है, ऐसी भी खबर है। तो ये चाइना के बारे में हमें हमेशा बहुत सतर्क रहना है। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं। थोड़ी देर में कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और प्रवक्ता भी हैं और मिलिट्री में भी रह चुके हैं। प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ हैं। अजय चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी मौजूद हैं और पीके सहगल जी थोड़ी देर में मुझे दिल्ली से ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय चौधरी जी, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने बहादुरी का परिचय दिया वो हम सब ने देखा, महसूस किया और उस पर हम गर्व भी करते हैं। पर यह अब सही वक्त है कि चाइना के बारे में भारत की सरकार को एक ठोस व्यापक कूटनीतिक और सैन्य रणनीति बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि व्यापक कूटनीतिक भी और सैनिक भी, दोनों स्थितियों में इस समय की जो भारत की सरकार है वो काम कर रही है। ये शायद पहला मौका होगा और मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी के स्तर पर आज चीन के साथ खड़े होने वाले दुनिया के केवल 2 देश हैं। उनके साथ पाकिस्तान है और साउथ कोरिया उनके साथ है, नॉर्थ कोरिया उनके साथ है। इसके अलावा कोई भी देश उनके साथ खड़ा नहीं है। डिप्लोमेटिकली वो एक अलग थलग हो गए हैं। और सैनिक नजरिए से एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि पहले भारत की स्ट्रेटजी इस प्रकार की हुआ करती थी कि जो बाउंड्री लाइन पर हुआ करता था वहां पर सेना की अप्रोच वहां तक न पहुंचे, इसके बारे में एक सुरक्षात्मक नजरिया रहा करता था कि किस प्रकार से वहां पर सड़कें ना बने और टनल्स ना बने, जो छोटी वहां पर नदियां हैं उन पर पुल ना बनाए जाए। भारत सरकार ने इस पर आक्रामक रुख अपनाया है और हम देख रहे हैं कि जहां की यह बात हो रही है तवांग की, वहां पर ब्रह्मपुत्र पे लगभग, ब्रह्मपुत्र वहां की सबसे बड़ी नदी है और 14 किलोमीटर का लंबा, हमने देखा था कि 3 साल पहले जो एक 14 साल से परियोजना रुकी हुई थी, उस ब्रह्मपुत्र पर पुल बना है। 7 नई टनल्स बनकर तैयार हो गई हैं और डोकलाम का विवाद इसी बात पर था कि वहां जो सड़क बन रही थी, चाइना चाहता था कि वो सड़क न बने। उस विवाद के बाद भी वो सड़क पूरी हो गई है। तो इस सरकार ने उस बॉर्डर लाइन तक अपनी अप्रोच को बढ़ाया है ताकि हमारी जो सेनाएं हैं वो उस बॉर्डर लाइन तक पहुंच पाए। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि यहां जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, मैकमोहन रेखा है, उसमें बड़ी वो
जमीन पर केवल उसके मार्क्स हैं, लेकिन उसका कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं है। ये एक पुराना विवाद है, इस पर बात होती है, लेकिन 2002 के बाद उस पर कोई कागजों का भी आदान प्रदान चीन की तरफ से नहीं हो पा रहा है। चीन की अपनी एक नीति है, वो जिस प्रकार का विस्तारवादी देश है वो काम करता है, लेकिन आज पर ये मुनासिब वक्त है कि भारत की हुकूमत को एक ठोस रणनीति के साथ चीन के मामले में आना चाहिए। वो आर्थिक रणनीति भी हो सकती है, वो सैन्य भी हो सकती है, और वो कूटनीति भी हो सकती है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए अभी क्या हुआ कि वहां की सेंट्रल पोलित ब्यूरो की मीटिंग में जिस प्रकार से शी जिनपिंग कमजोर हुए हैं और उसके बाद जिस प्रकार के वहां के नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, उनकी जीडीपी की भी रफ्तार वो नहीं है जिस रफ्तार से भारत की जीडीपी की ग्रोथ की अनुमान है। तो मुझको लगता है कि उनके इंटरनल फैक्ट्स भी इस प्रकार के हैं कि वहां की जनता का ध्यान वो दूसरी तरफ ले जाएं। लेकिन भारत ने एग्रेसिव पॉलिसीज को अपनाया है, डिप्लोमेटिकली चाइना को कमजोर किया है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है, हमारा उत्पादन भी जिस प्रकार से बढ़ रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत ने अपने निर्माणों को शुरू किया है। तो मैं समझता हूं कि दोनों फील्डों पर भी, इकोनॉमिकल फील्ड पर भी, डिप्लोमेटिकल फील्ड पर भी, डिफेंस के फील्ड पर भी भारत ने एक एग्रेसिव रोल प्ले किया है। और इस प्रकार की घटनाएं इसीलिए ज्यादा हो रही हैं कि भारत की सीमाओं तक अब सड़क ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। कर्नल शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब हमारे साथ परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग सेक्टर किस तरह का इलाका है, कितना दुरू और दुर्गम है, और भारत के वीर जवानों ने वहाँ पर क्या किया? मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा ब्रिजेश जी, लेकिन आज पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था उसकी आज बरसी है और मुझे लगता है देश को अपने शहीदों को हमेशा याद करता रहना चाहिए, नहीं तो शहीद होने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे। तो उनको याद करते हुए अपनी बात मैं शहादत को नमन करता हूँ जी। दूसरी बात जो आपने ये जो मसला बताया है जो भारत चीन सीमा पे हुआ है, देखिए पहाड़ी इलाका है और ड्राई टाइप के माउंटेन्स हैं, वेजिटेशन बहुत कम होता है, दुरू क्षेत्र है। सेना के जवानों के लिए वास्तव में एक दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे साधन और संसाधनों की बहुत दिक्कत रहती है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बताया था कि वहाँ पे एक डिफेंसिव पोस्चरिंग थी और हम उनके रूट्स के, ब्रिजेस के, इन चीज़ों के ऊपर हमारी जियो स्ट्रैटेजिक कॉल डिफेंसिव थी। ये बिल्कुल सही है। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि देश में सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी जब किसी कंट्री की तय होती है तो 10, 20, 50 साल के आगे के दौर के और बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों को जोड़ के चलते हैं, चाहे उसमें जियोलॉजिकल फीचर्स हों, चाहे उनकी इकोनॉमिक स्टेट हो, चाहे और भी मसले हों। तो उसके तहत भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उनमें अभी कम्युनिकेशन चैनल्स पे काफ़ी काम हो रहा है और मुझे लगता है तकरीबन 15 साल से ये काम चल रहा है कि हमारे साधन संसाधन, रोड नेटवर्क, ब्रिजेस अच्छे हों ताकि फ़ौज को कुछ सुविधाएं हो जाएं और ज़रूरत पड़ने पे उनको आगे इंडक्ट भी किया जाए। इनका प्रभाव इतना अधिक होता है कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की बहुत सी सड़कें, मध्य प्रदेश की बहुत सी सड़कें, उनका चौड़ीकरण इसलिए किया गया है कि ताकि सेना का मोबिलाइजेशन हो सके। आप मुझे बताओ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा वो समझाओ आप, ये फेस ऑफ क्या होता है और इंडो-चीनो बॉर्डर पर हम आर्म्स एनुमेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ये सामने सामने मल्लयुद्ध वाली स्थिति क्यों होती है? देखिए, मैकमोहन लाइन करके एक इमेजिनरी लाइन जो पहाड़ों पे पानी के बहाव का रास्ता समझिए मोटा मोटा, कि अगर पहाड़ों के ऊपर से पानी डालें तो जो उत्तर या दक्षिण की तरफ पानी गिरेगा वो देश की इमेजिनरी सीमाएं होंगी। लेकिन ये बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, क्योंकि ये हमेशा विवादित रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने उस LAC के ही परिप्रेक्ष्य में उसका सम्मान रखते हुए दोनों देशों ने कुछ न कुछ तारतम्य के साथ उसको निभाने की कोशिश की है। अब आप जानते हैं कि राजनीतिक मसले और राजनयिक मसलों में बहुत फ़र्क है। राजनीतिक में हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन राजनयिक मसलों में जैसे जैसे देश की ताकत बढ़ती है या घटती है, विदेश के अंदर बाकी देशों में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपकी देश की इंपॉर्टेंस जैसे बढ़ती और घटती है, आपका स्टैंड बदलता रहता है। और हमारे सामने है, चीन ने 1981 में जब उनकी ओपन इकॉनमी हुई है
और हिंदुस्तान ने 91 में जब से ओपन इकोनॉमी हुई है, दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में जो आर्थिक ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से हमारी स्टांसिंग होती रही है। मैं इसमें थोड़ा अलग आपको ले जाना चाहूंगा, मैं इस मसले को लाना चाहता था, बस 30 सेकंड दीजिएगा जी। हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी सीमा पे कोई लड़ाई हो तो उसका ठीकरा फौजी, सेना और सैनिक के ऊपर आए और उसको क्लेम करने के लिए कोई खादी पहना राजनीतिक व्यक्ति सामने आता है और वो दावा करता है कि हमने खदेड़ दिया, हमने दौड़ा दिया, हमने मार दिया। मेरा कहना यह कि सैनिक आपका है, देश का है, देश पे जान देगा, गर्व महसूस करेगा, लेकिन वो लड़ाई का एक हिस्सा भर है। आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ सेना नहीं लड़ती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसको नहीं पता कि चीन हमारे लिए क्या कठिनाइयां आगे पैदा करेगा। मुझे याद आता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी 97-98 में रक्षा मंत्री थे, लगातार लोकसभा में कई बार कहा है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, इसको लिख के ले लीजिए। हमारी तैयारियां चीन की बढ़ती इकोनॉमिक पावर के हिसाब से होनी चाहिए और हम बात कर रहे हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया से ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में, खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, अपने परमानेंट मिलिट्री कैंप स्टैब्लिश किए हैं और कहीं ना कहीं वो अमेरिका के समकक्ष खड़े हैं। हमारे सामने चुनौतियां बड़ी हैं, हमको राजनीतिक, व्यावसायिक और आर्थिक कानून तो पहलू भी देखने होंगे। अब ये सही वक्त है कि हम आर्थिक तौर पर 10 सेकंड दीजिएगा। हमें आयात और निर्यात के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि हम घर में चाइनीज झालरें लगाते रहें, बच्चे चाइनीज खिलौनों से खेलते रहें, लेकिन दिवाली के टाइम हम शोर मचा दें कि चाइनीज झालर का बहिष्कार। ये प्रतीकात्मक विरोध बंद करके हमको निर्यात आयात के परिप्रेक्ष्य पे बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठ के देश की जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज पे काम करना। बहुत शुक्रिया। मैं अजय चतुर्वेदी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। चतुर्वेदी जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने स्टूडियो में हमारे लिए समय निकाला। दर्शकों को ये जानना है कि ये फेस ऑफ क्या होता है, इंडो सीनो बॉर्डर पर इस तरह की सिचुएशन कैसे क्रिएट होती हैं और जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो उस वक्त क्या चलता, क्या हो रहा होता है। देखिए, इसमें जो सबसे जानना ज़रूरी है वो पहला तो ये कि 1993, 1995, 2012, 2013, 2005 ये जो एग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में है, जिसके मुताबिक पहला जो था ये था कि हथियार यूज़ नहीं होगा, हथियार यूज़ नहीं होगा। वो 1993 में हुआ। 95 में ये हुआ कि एक CBM होने चाहिए। 2005 में उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना। तो जो आपने ये फेस ऑफ बोल रहे हो, ये उसका नतीजा है कि हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अभी क्या किया जाएगा, इसमें क्या होता है कि आके जहाँ तक, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूटेड है तो इसमें कोई फिक्स लाइन तो है नहीं और ये मैकमोहन लाइन इतना बुरा भी नहीं है जैसे कि अभी हम सुन रहे थे। ये एक बहुत पैक्ट है। अगर समय होगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, अलग में बाद में बताऊंगा। लेकिन असली चीज़ मैं जो बताना चाहता हूं कि फेस ऑफ में क्या होता है कि अगर आमने सामने आ गए तो हम अपना बैनर दिखाते हैं, वो अपना बैनर दिखाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा एरिया है। हम लोग कहते हैं नहीं, तुम पीछे जाओ, तुम गो बैक। थोड़ी देर आमने सामने रहते और हम वापस हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये होने लगा है कि चाइना जो है को मस्कुलर पॉलिसी दिखा रहा है, क्योंकि हर देश की पॉलिसी इवॉल्व होती है। 1950 के दशक में हमारी एक पॉलिसी थी और 2020 के दशक में एक दूसरी पॉलिसी आ गई है। अभी क्या है कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना को लगने लगा है कि हमारा जो मोबिलाइजेशन है वो फास्ट हो सकता है। तो वो हमको, जैसे कि 62 में उसने हमको एक सबक सिखाने की कोशिश की थी, एक थप्पड़ मारा और वो फुटहिल्स तक आ गया और फिर वापस अपने आप चला गया, क्योंकि उसको मालूम था वो सस्टेन नहीं कर सकता है। आज की तारीख में गलवान में उसने वो कोशिश की, डोकलाम में वो कोशिश की, वो नहीं कारगर हुई। तो अभी ये यांगसे वाले एरिया में किया गया है, ये करीब 15,500 फीट की हाइट है। ये कैसा इलाका है, थोड़ा सा ये भी हाँ, वो भी बताता हूँ। अरुणाचल और लद्दाख में एक फ़र्क है, लद्दाख की बिल्कुल बेर पहाड़ियाँ हैं, अरुणाचल इतना बेर नहीं है, वहाँ जंगली इलाका भी है। और उसमें क्या है कि ये हाइट जो है, ये यांगसे जिस पे ये हुआ है पूरा, वो काफ़ी डोमिनेटिंग हाइट है। वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं उस हाइट? जी, उस अरुणाचल में ज़्यादातर जगह पे हम लोग डोमिनेटिंग हाइट्स पे हैं। ये चाइना के लिए एक खतरा है। तो ये जो यांगसे का एरिया है, जो मैकमोहन लाइन जो LAC है, उसके साउथ में है।
तो यहाँ आने का उसका कोई औचित्य ही नहीं बनता। आप एलएसी पे किचपिच करो, एलएसी के अंदर आने की कहाँ है, लेकिन इसको वो डिस्प्यूट मानता है, क्योंकि इसका जो एक जियो स्ट्रेटेजिक ये इंपॉर्टेंस है कि ये इलाका जो है पूरे एकदम अरुणाचल के एकदम वेस्ट में है और भूटान से लगा हुआ है, और तवांग से जो रास्ता है वो सीधे आके सिर्फ सीधे असम में आती है। ओके। दूसरा, अगर वो भूटान में भी जाएगा तो सीधे सीधे वो मानी हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो। जी वहां से क्या है कि वो भूटान में आकर के वो सिवॉक होते हुए वो आपको कहाँ चिकन स्नेक पे पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को काट सकता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए वो इस पे अपना डोमिनेशन चाहता है। एक चीज मैंने और देखी कि बॉर्डर पे, अभी मैं गूगल मैप के जरिए देख रहा था, जो समझ पाया एक सामान्य पत्रकार के रूप में, मैंने ये देखा कि चाइना साइड में उन्होंने काफी एस्टेब्लिशमेंट बना रखे हैं। जी ऐसा है कि और रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बना रखा है, वो तो दिख रहा है, गूगल पे दिख रहा है। बिल्कुल। जो अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि एक पॉलिसी पहले हमारी थी कि हम लोग सड़क नहीं बनाएंगे, अगर सड़क बनाएंगे तो चीनी आ जाएगा, क्योंकि हमारी डिफेंसिव पोस्चर था। लेकिन अब हमारा ये विचार है कि भाई अगर वो आएगा तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन चाइना का शुरू से था कि हम आ सकते हैं। तो जो हमारा डिफेंसिव माइंडसेट था, इसलिए उसने तो बहुत जल्दी डेवलप किया। आज की तारीख में अगर हम बिल्कुल ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें तो हमारे उसके जो रोड एरिया नेटवर्क के डेवलपमेंट की बात है, उसमें तकरीबन 10 साल का फ़र्क है, 10 साल का। तो हम लोगों को 10 साल को ये गैप को ब्रिज करने के लिए जितना काम वो कर रहा है उसका अब देखिए 3 बड़ी घटनाएं हो गई, डोकलाम जी, ईस्टर्न लद्दाख यानी गलवान, और तीसरा आपका तवांग जी। तो ये जो अब चाइना आगे भी कुछ ऐसा तो है नहीं कि शांत होकर बैठेगा, बिल्कुल कोई नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट तो जरूर तय करेगा। बिल्कुल उसका फ्लैश पॉइंट है, जरूर है। और उसमें जहां तक मुझे और एक और खतरा जो लगता है कि हालांकि हम अभी सेंट्रल सेक्टर में भी डोमिनेटिंग है, माना या उस इलाके में, लेकिन उसका हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है कि जो नेपाल के अगर हो गया तो हमारा बद्रीनाथ को उसने थ्रेटन कर दिया, गोरखपुर को थ्रेटन कर दिया, तो हमारा क्या होगा। तो हम लोगों को बहुत इसमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। और चाइना से ये सब कहना कि हमारी दोस्ती हो जाएगी, ये सब ना सर, कभी नहीं। वो अलग ही माइंडसेट के लोग हैं। उसी की भाषा में जवाब देना, वो सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। हम कैलाश रीच पे गलवान के बाद जाके बैठ गए, उसने पहली बार पीछे हटा है। सर क्या ये सही वक्त है कि चीन के बारे में हमें अपनी पुरानी नीति पर, विशेष तौर पर जो हमारी विदेश नीति और सैन्य नीति है, कूटनीति, इस पर बदलाव करें? देखिए ऐसा है कि आज के ज़माने में एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को अप्लाई करने की एक दूसरे देश के अगेंस्ट ज़रूरत होती है, जिसमें कि विदेशी नीति, आर्थिक नीति और रणनीति तीनों मिल करके जुड़ते हैं। और एक जो हमारा, तो हमको इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा अपना मानना ये है कि हम लोगों को ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस स्पीड से काम करना है कि वो जो 10 साल का गैप है उसको हम पूरा कर सकें। नंबर 2, जो हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो इसलिए कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको हमको अगेन ज़्यादा तेज़ करना है। तीसरा, जो हमारी जो फौज की है, आप देखिए जो एक बहुत अच्छी चीज़ कल के में हुई है कि हमारी ISR कैपेबिलिटी, दैट इज इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और जो रिकॉनेसेंस की कैपेबिलिटी है वो अच्छी थी, जिसकी वजह से हमको पहले से पता प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, और हम उनको ठोक दिया हमने, और तभी वो उसने फ्लैग बीटिंग के लिए मान गया, वो पीछे चला गया। तो अभी मुझे क्या ज़रूरत है कि मेरा मानना ये है कि हमें बजट को, अपने को डिफेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। रिसोर्स बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं और पॉलिसी में चेंज करें। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु। करेक्ट, बहुत शुक्रिया सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, शिवदान जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये इंडो-सिनो बॉर्डर पर अरुणाचल के तवांग सेक्टर में जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों से बात साझा करना चाहते हैं? हमें क्या भविष्य में रणनीति की ज़रूरत है, और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपकी भी ओपिनियन? देखिए, आपको पता होगा कि चीन अरुणाचल प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपने कंट्री का वीजा नहीं देता है। वो ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था, और अरुणाचल प्रदेश एक बार से, क्योंकि तिब्बत अब चीन के साथ मर्ज हो गया है, तो एक प्रकार से अरुणाचल प्रदेश चीन का ही हिस्सा है। इसलिए सबसे ज्यादा उसने अरुणाचल प्रदेश के सामने ही ये ट्रबल करने की कोशिश कर रहा है चीन इस वक्त। इसका कारण यह है कि जब तक तिब्बत इंडिपेंडेंट था, तो तिब्बत के जो लामा थे
वो आके अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट प्रचार किया करते थे, जिसकी वजह से चीन ने ये धारणा बना ली है कि अरुणाचल प्रदेश एक प्रकार से तिब्बत का ही हिस्सा था। तो इसलिए चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को हथियाने की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? जो उसने हरकत की है उसका इरादा ऐसी डोमिनेटिंग हाइट को कैप्चर करने का था कि जहां से पूरे विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में वहां पर ऑपरेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि चारों तरफ बर्फ जम जाती है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहां पर ट्रूप्स के लिए एक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि इस वक्त चीन वहां पर आके बैठ जाता उस हाइट के ऊपर, तो हमारे भारतीय सैनिकों के लिए यह इम्पॉसिबल टास्क हो जाता एटलीस्ट अप्रैल मई तक के लिए। इसलिए चीन ने ये हरकत की है इस वक्त। और हमारी पहले देखिए से सर, ही 3 बड़ी फेस हमारे पता था। सामने फ्लैश पॉइंट आ चुके हैं, डोकलाम, गलवान, अब तवांग। हमें इसके बारे में अब कोई ठोस रणनीति के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि ऐसे ही हो गया। ये बहुत ही स्ट्रेटजिक है। और हाल ही में आपको याद हो, भारत के प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही स्ट्रेटजिक हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया था। देखिए, इस वक्त जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, 86 में जब सोमडमचू में चीन ने अपना हेलीपैड बनाने की कोशिश की थी, उस वक्त जनरल सुंदर जी चीफ थे आर्मी के, उन्होंने पूरे देश को ये महसूस कराया कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कम्युनिकेशन, हेलीपैड्स और एयर लैंडिंग ग्राउंड्स, इनको हमें डेवलप करना है यदि हमें चीन के साथ डिफेंस रखनी है। उसके बाद हमारी एक स्ट्राइक कोर खड़ी हुई है नॉर्थ ईस्ट में। स्ट्राइक कोर का मतलब यह है कि हमने वहां पर आर्मर्ड के टैंक्स तक को प्लेस कर दिया है चीन को जवाब देने के लिए। जहां पर पहले हमारे भारतीय सैनिक पहुंच भी नहीं पाते थे, वहां तक हमारी सरकार ने और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि वहां पर बहुत किसी शुक्रिया प्रकार सर। मैं की डिबेट के सहायता दूसरे चरण में फौरन आपके पहुंचाई जा बाकी सकती विचारों है। को भी सम्मिलित करूंगा। प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पीके सहगल साहब भी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एज ए अपोजिशन आज संसद में बहिर्गमन की स्थिति क्यों कांग्रेस ने उत्पन्न की? नहीं विजय सिंह, बहिर्गमन की स्थिति, सबसे पहले तो हम कांग्रेस और पूरा देश सैल्यूट करता है भारत की सेना को। इन विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार चाइना के जवानों को पीछे धकेलने का काम उन्होंने किया। देश के रक्षा मंत्री 9 तारीख की घटना होती है और देश को जानकारी 13 तारीख को मिलती है, और उसके बाद भी रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी सेना अंदर तक घुसी पूरी ताकत के साथ, भारत के जवानों ने उन्हें उनकी पोस्ट तक भेजा। तो ये बात सरकार की आपके चैनल पे अभी रक्षा मंत्री जी का बयान चल रहा था, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अब चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसे थे। बात स्पष्ट ये है, अगर विपक्ष ये चाहता है कि आप इस घटना में पारदर्शिता लाइए, सदन में बहस कराइए, तो उसमें बुराई क्या है? बार बार जब इस तरह की घटना होती है, तो बजाय चीन की तरफ लाल आंखें दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं, ये चीन हो या पाकिस्तान, दरअसल ये भारत के आप ये चाहते हैं कि ज्यादा आक्रामक रणनीति बनाई जाए, में बात कर रहा है, ज्यादा आक्रामक रणनीति बनाई जाए? निश्चित तौर पर विजय जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर विजय। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। मैं पीके सहगल साहब को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, देश के बहुत ही जाने माने रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। सहगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कुछ भी तवांग सेक्टर में हुआ, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं और भविष्य में हमें किस तरह से सावधान रहने और एक स्ट्रेटजी, कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। सहगल साहब, देखो 1962 से लेकर अभी तक चाइना की ज़बरदस्त कोशिश रही है कि हर स्ट्रेटेजिक हाइट जो है या डोमिनेटिंग हाइट है उसको, या जितने भी पासेस हैं या ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर कब्जा करें। यहाँ भी उन्होंने यांगसे की 17,000 फुट के ऊपर जो डोमिनेटिंग हाइट है उसके ऊपर अचानक कब्जा करने की कोशिश की। अगर वो इसके ऊपर कब्जा कर लेते तो पूरे तवांग सेक्टर को डोमिनेट कर सकते थे और वो वहाँ टिक जाते, और जैसे दीपसांग से पीछे नहीं हट रहे, यहाँ से भी किसी हालत में पीछे नहीं हटते, और हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है उनको पीछे हटाने के लिए। दूसरा, ये साजिश जो थी ये बड़ी वेल थॉट थ्रू थी, बड़ी वेल प्लान थी, और इसकी क्लियरेंस बीजिंग से मिली होगी क्योंकि इसके इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त हैं। हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते नातों के ऊपर ज़बरदस्त असर पड़ेगा।
और पड़ रहा है। ऐसे में यकीनन इसकी क्लियरेंस जो है बीजिंग से दी होगी। जी उन्होंने अचानक 300 से 400 सैनिक को लेके आए और हमारी पोस्ट के ऊपर हमला किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम हर प्रकार से गलवान के बाद पूरी तरह से सतर्क हैं। 24/7 365 डेज अलर्ट पर रहते हैं। हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्वेलेंस जो है और रिकॉनेसेंस है बहुत इंप्रूव हो चुकी है। हमको मिनट टू मिनट उनकी तमाम मूवमेंट्स की खबर होती है। और चीन को ये नहीं समझ आया कि हमने विद इन 25 to 30 मिनट्स रीइंफोर्समेंट्स भेज दी और उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन को वापस वहाँ से भागना पड़ा। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि हमको हर प्रकार से सर देखिए, 3 बड़े फ्लैश पॉइंट आ चुके हैं जिसका जिक्र मैं बाकी एक्सपर्ट्स के साथ भी कर रहा था। आपसे भी मैं यही जानना चाहता हूं कि डोकलाम, ईस्टर्न लद्दाख यानी गलवान और अब तवांग सेक्टर, हमें आगे किस तरह की सावधानी की जरूरत है सर? एब्सोल्युटली एंड टोटली। और इसको जैसे कि मैंने कहा वो तीन इलाके हैं जिनके ऊपर हमला करना चाहता है और उनको कब्जा करना चाहता है। डोमिनेटिंग हाइट्स जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, दूसरा जितने भी पासेस हैं, और तीसरा ग्रेजिंग ग्राउंड्स है। हमको इन तीनों चीज़ों को इन स्ट्रेंथ होल्ड करना है। दूसरा, हमारे इस समय ज़बरदस्त खामियां हैं, हम हर एक खामी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में 5 से 10 साल लग जाएंगे। जो आपकी क्रिटिकल डेफिशिएंसीज हैं, जो बड़ा लाजमी है कि आप हमारे सैनिकों को वो तमाम वेयर विदॉल दीजिए जिससे वो अपने आप को सुरक्षित कर सके, अपने देश की एकता और अखंडता को और आबरू को बचा सके और दुश्मन के ऊपर हामी हो सके। इनको जल्दी से जल्दी आपको दूसरे तरीकों से हासिल करना होगा। और तीसरा जो है, बड़े बड़े पैमाने पर हमको हर प्रकार से सतर्क रहना होगा। हमने पूरी फोर्स को ऑल अलोंग द LAC फुल अलर्ट पे कर दिया है, क्योंकि चीन की मंशा होगी जी मल्टीपल इंट्रूजन कर सकते हैं वो अनेकों जगह पर। और बहुत लाजमी है कि हमारे जो ऊपर बड़ी एक खामियां प्रेशर हैं भी एयरफोर्स में और नेवी कि में, अब हमें एक साथ 2 फ्रंट पे काम उनको- करना पड़ेगा, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। देखो डिफेंस बजट जो अभी आने वाला है, डिफेंस बजट हमारा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहा है। बड़ा लाजमी है कि देश की सिक्योरिटी के लिए इस बजट को बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी वो हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। फिर सरकार का कहना है कि जो अगली अगर लड़ाई होती है तो शॉर्ट और इंटेंस होगी। जी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई दर्शाती है कि शॉर्ट और इंटेंस नहीं होगी, लंबी लड़ाई होगी। इसलिए हमारे जो वॉर वेस्टेज रिजर्व्स हैं वो केवल 10 दिन के लिए हैं। Absolutely right. उनको चतुर्वेदी साहब, आप हमको कुछ कहना बहुत चाह रहे जल्दी थे? से उनको उनमें वृद्धि Yes. करने की आवश्यकता है। सगल साहब, मैं चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाहते हैं। यस सर, 20 सेकंड प्लीज। ये जो हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए वो 3 लेवल पे होनी चाहिए। एक, उसका सपोर्ट बेस काटने की ज़रूरत है, जिसके लिए कि हमको इंटरनेशनल जो क्वाड है या हमारा I2C2 है जो बना है, इस तरह के जिस तरह से जहाँ से उसको सपोर्ट मिल सकता हो उसको काटने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमारी जो डिफेंस बजट है वो बढ़ा करके जैसा कि सस्टेन्ड वॉर करने के लिए तैयारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तीसरी चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा बहुत जरूरी है। क्या हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि भविष्य में जी, हमें चीन और का सामना लेकिन करना? साथ ही मैं एक चीज से बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत एग्रेसिव की आंख दिखाने से क्या होता है? आंख दिखाने से कुछ नहीं होता। तैयारी ऐसी रखो कि हम उसको एक्शन जब जैसा कि आई अप्रिशिएट कि इंडियन आर्मी ने वहां बिफिटेड रिप्लाई, बिल्कुल वैसा ही रिप्लाई होना चाहिए, बजाय इसके कि हम आंख दिखाएं और बातें करें और फिर बाद में पोस्चरिंग नहीं सर, एक्शन की जरूरत है, डायरेक्ट एक्शन की। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, जो कुछ भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ, ये चीन की तीसरी बार बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जब आंतरिक कोई उथल पुथल होता है, विद्रोह होता है, जनता असंतुष्ट होती है, तो ये लोग भारत में बॉर्डर पर ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे अपनी देश की जनता का ध्यान भटा सकें। चाइना में जो हालात हैं राजनीतिक, वहाँ जो विद्रोह चल रहा है, ऐसा लगता है उसका ध्यान बांटने के लिए ये अरुणाचल प्रदेश में ये इन्होंने कार्रवाई की है और उसका जो उनको झटका लगा है, अब उसका वो इलाज काफ़ी दिन कराएंगे अस्पताल में। अभी डोकलाम याद होगा लोगों को, गलवान घाटी भी याद होगी, जब ये बुरी तरह चीनी सैनिक पीटे गए वहाँ पर। हाथापाई करते रहते हैं और सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया में चाइना को आज अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता,
खासतौर से एशिया में जहां शांति लोग चाहते हैं, वहां एक ऐसा कंट्री चाइना है जो भारत के विरुद्ध कभी नेपाल से लेके, कभी पाकिस्तान से लेके, कभी बांग्लादेश, हर जगह उसका यही काम बचा है। भारत हमेशा एक शांति का पैगाम देने वाला देश माना गया, लेकिन हमारी समस्या ये भी है कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने की बात करते हैं, लेकिन माल सब बाजार में चाइना का पटा पड़ा है। होली आए, दिवाली आए, पिचकारी ना लो, पटाखा न जलाओ, झालर न टांगो, और पूरे साल ये ड्रामा चलता है और चाइना के साथ व्यापार भी बदस्तूर जारी है। तो क्या ये हमारी मजबूरी है? क्या खाली ये चलता रहेगा राजनीतिक रूप से और सैनिक शहादत देते हैं, उनकी बहादुरी पर मेजें थपथपाई जाती हैं संसद में, लेकिन जो बयान दिए जाते हैं उस पर अमल कितना किया जाता है? कहते हैं कि जो लोग वतन की खातिर जान देते हैं वो गुमनाम हैं, और हमारे देश में लोग थप्पड़ खाकर मशहूर हो जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है, लेकिन इस देश में सैनिकों की शहादत के सम्मान के साथ साथ जनता के मन में जो भावना है वो अपने देश के सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा सर्वोच्च है, और उसका सम्मान होना भी चाहिए ब्रजेश जी, क्योंकि हमारे लिए होली दिवाली के पटाखे और चाइनीज सामानों से ज़्यादा जवानों के जान की कीमत है। भारत सख्त जवाब दे या चीन, अगर कभी लड़ाई होती है तो हम दोनों लोग परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, पूरी दुनिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज एक यूक्रेन और रसिया का युद्ध लोग देख रहे हैं, उसका क्या क्या प्रभाव है। तो परमाणु संपन्न शक्तियां अगर लड़ने पे आ गई तो स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाएंगी इस दुनिया की, बड़े समीकरण बदल जाएंगे। तो ईश्वर करे कि वो समय ना आए, लेकिन हमने अपने पड़ोसी को हमेशा सम्मान दिया। ब्रजेश जी, कुत्ता जो होता है वो अनजान आदमी को काटता है, लेकिन जो इंसान होता है वो अपनों को ही काटता है। हम जिसे मित्र समझते हैं, भाई समझते हैं, जिसको सम्मान देते हैं, वो हमें ही काटने में लगा हुआ है। लेकिन ये नहीं जानता है कि चाइना, तुमने पाउडर का दूध पीकर जो बॉडी बनाई है वो भारत के सैनिकों के लोहा लेने वाले शरीर के सामने नहीं टिक पाएगी। ये 4-4 फुट के लोग भारत के 6 फुट के जवानों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये जीवन बहुत कठिनाई से बनाया है, और हमने अपने देश के वीरों का बड़ा सम्मान किया है, लेकिन दुनिया इस बात को जान ले और साफ साफ जान ले कि हमारे मन में देश प्रेम की प्रबल धार है। हम सरहदों को बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा तो उससे हमारी सेना लड़ेगी भी। तवांग की सूचना निश्चित ही खराब है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई, यह खुशी की बात है। और सरकार आधी रात को मुस्तैद है, हमारी सरकार ने छुपाई नहीं चीज़, संसद में बयान दिया। ये भी सराहना होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि जब हम लड़े हैं, हमने मुकाबला किया है, तो छुपाना काहे का, कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, हमारे दोनों के बीच भाईचारे का भी रिश्ता रहा, खून का भी रिश्ता रहा, लेकिन अगर वो बंटवारा चाहता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग तो भारत माता की रखवाली के लिए हमारे देश में वीर गति को हंसते हुए लोग प्राप्त करने के लिए जवान हमेशा तैयार रहता है। ब्रजेश जी, जिनके लिए हम कभी बड़ा सम्मान रखते थे, उनके राष्ट्रपति आते थे, लेकिन उनके यहाँ की जो हरकतें हैं, अब उनके लिए मन में तमाम तरह के नाराज़गी और विरोध है। बहरहाल, मैं एक साहित्य में 4 लाइनें कहूँगा कि बहुत मामूली सा टेलर दिया है भारतीय सेना ने। वो पिछली बार भी दिया था जब 40-50 को मारा था, इस बार भी दिया है, लेकिन अगर मानोगे नहीं तो राणा प्रताप का भाला फिर जाएगा आगे जी। तो अगर वो भारत को कमज़ोर समझते हैं, खोटा सिक्का समझते हैं, तो फिर वो तैयार रहें।
कि खोटा सिक्का समझते थे जो मुझे, मैं आज उनका ध्यान तोड़ आया हूँ। और ज़िंदगी की राहों में सफ़र लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया हूँ। और दर्द कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, देखिए, डिबेट में एक प्रश्न, एक महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आए जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रस्तुत किए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन और रणनीति को अब आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब भारतीय सेना एक नहीं 2 फ्रंट पर लड़ रही है, एक ईस्टर्न बॉर्डर और दूसरा वेस्टर्न बॉर्डर। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार ने उस स्ट्रेटजी को ही बदला है। आज की डेट में भारत की जो स्ट्रेटजी है वो डिफेंसिव नहीं है, वो एक तरह से आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर इस सरकार ने काम किया है। और डोकलाम में हम इसलिए आगे हो पाए थे कि हमारे पास सड़क बहुत बेहतर थी और हमारे ट्रुप्स वहाँ बहुत पहले से ज़्यादा नंबर्स में आ गए थे। इसी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में अरुणाचल के पास जो नया प्लेन आया है रफेल, उसको भी वही सिचुएट किया है। अभी 15-16 में उसी रीजन में एयरफोर्स की एक बड़ा ड्रिल होने वाली है। तो सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, आक्रामक ढंग से काम कर रही है, और न केवल मिलिट्री एक्शन पर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, डिप्लोमेटिकली काम कर रही है, इकोनॉमिकल बेस पर देश को अपने पैरों पे खड़ा होने पर बात कर रही है। और हमारे जो डिफेंस में काम होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, बड़े यंत्र हैं, संयंत्र हैं, उनको भी देश में बनाने के लिए काम कर रही है। देखिए, ये लड़ाई केवल फ्रंट पर ही लड़ी जाने वाली नहीं है, ये लड़ाई सारे स्तर पर लड़ी जाने वाली है। ये फ्रंट पर लड़ी जाने वाली है, ये घर पर लड़ी जाने वाली है, ये औद्योगिक आधार पर लड़ी जाने वाली है, ये विदेशों में डिप्लोमेटिक रिलेशन के बेस पर लड़ी जाने वाली है। एक ज्वाइंट अप्रोच के साथ मुझे लगता है ये सही वक्त है कि आप इसमें स्पीड अप करिए। आप मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं, निश्चित रूप से जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज की डेट में इस रीजन में हमारे पास 9 टनल्स बनाकर हमने खड़े किए हैं। मतलब वो पर्वत को पार करने के बजाय उस पर्वत के अंदर से सेना पहुंच रही है और 14 बड़े टनल्स पर काम हो रहा है। तो न केवल ब्रिजेस बना रहे हैं, टनल्स पर मुझको लगता है कि अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से बना रहे हैं। लगभग 22,000 सैनिकों के वहां रहने के लिए व्यवस्था की गई है कि किसी भी वेदर में वो वहां पर रह सकते हैं। एक आक्रामक रणनीति के आधार पर इस रीजन में डिफेंस के फील्ड पर काम हो रहा है, सैनिक आधार पर काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अभी तक चर्चा में जो बात है कि हमें इकोनॉमिकल बेस पर भी आना पड़ेगा, हमें इनका उत्पादन अपने स्तर पर भी करना पड़ेगा ताकि ये देश अपने पैरों पर खड़ा हो, ताकि इकोनॉमिकल बेस पर आए। अच्छे संकेत मिल रहे हैं। हमारी जीडीपी के बारे में जो अनुमान है, G20 के देशों में सबसे बेहतर जीडीपी के आधार पर आज भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान है। चीन उस कंपैरिजन में नीचे जाने की स्थिति में है। तो ये टर्निंग पॉइंट है, देश सही दिशा में आगे बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि जो तैयारियां हैं, बेहतर रिजल्ट इसमें आएगा। कर्नल शरद, आपने चाइना के पीएलए के प्रवक्ता का भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि इंडियन आर्मी वो अपने बॉर्डर को पार करके ये लोग आ गए थे। इस तरह के स्टेटमेंट्स के क्या मायने लगाए जाए? देखिए, कोई भी देश हो, मार खुद खाए, पीटे खुद, भागे खुद, अब उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि ये पार करके आ गए। देखिए, अभी तक करीब करीब हमारे देश का जनमानस जानता है कि चीन की जनता का, चीन की सरकारों का किस तरीके सा सोच विचार है हमारे देश के बारे में। करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, ये मानसिकता है उस देश की। बट उसके साथ हमें ये भी समझना होगा, आज के बदले परिप्रेक्ष्य में पिछले 20-30 सालों में चीन जहाँ पर पहुँचा है और भारत देश जहाँ पर पहुँचा है, आर्थिक संपन्नता आई है। और मैं साधारण भाषा में आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से अगर बात करके ये कहना चाहूँ कि गांव में अगर किसी परिवार में 4 रोटी खाने की हिम्मत आ जाती है, वो प्रधानी का चुनाव लड़ने का मन बनाता है, तो सबसे पहले उस गांव में एक आध और परिवार होते हैं जो या सरपंच रह चुके होते हैं या सरपंच होते हैं। उनसे उनके रिश्ते कॉम्प्लेक्स होने ही होने हैं। तो हमारे और चीन के रिश्ते आज जहाँ पर हैं, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के दशक से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि जब से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं, दोनों में बहुत बदलाव आया है। चीन आज अमेरिका से मुकाबला करके देश में नहीं, अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित करने की तरफ देख रहा है। हम उनके लिए कहीं ना कहीं एक रुकावट हैं, कहीं ना कहीं एक समस्या है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि छोटे देशों के लिए कहीं ना कहीं भारत एक सहारा के तौर पे उभर रहा है। यहाँ पे मेरी सिर्फ 2 सलाहें हैं। पहला, हमको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा कि उनकी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, जैसा मैंने भी पहले भी कहा, दशकों की पॉलिसीज एडवांस में प्लान करते हैं। तो कम से कम हर सरकार को अपने समय में जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग में उनको शामिल करना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चाहे डोकलाम हुआ हो या उससे पहले पुलवामा हुआ हो या उसके बाद जो 2 घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे गंभीर बात के परिचर्चा होनी चाहिए। और जो हमारी जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज बनती हैं उनमें सबके एक्सपीरियंस का समायोजन होना चाहिए, ताकि हम कहीं ज्यादा परिपक्व पॉलिसी। मुझे 30 सेकंड और प्लीज दीजिए, 20 सेकंड ओनली, क्योंकि ये लड़ाई लगातार रहेगी, कोई 2-4-5 साल में निपटनी नहीं है। दूसरी बात, सेना के लिए हथियार या उनके कपड़े या उनका रहना या उनका आना जाना, उससे कहीं ज़्यादा सेना का मनोबल, सेना का मोराल और सेना का मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल में जो बंकर में लड़ता है वही लड़ता है लास्ट। करेक्ट, आई डू। तो उसके लिए मेरे सिर्फ 2 पॉइंट मैं तो वो सोच के सिहर जाता हूँ कि कैसे फेस ऑफ हुआ होगा, क्या स्थिति रही होगी। मतलब सोचिए तो वो हम कितना भी क्लेम करें, के भाव आते हैं। हम लोग यहाँ बैठ के भले डिबेट कर रहे हो, पर एक्चुअल सामना तो उन बहादुर लोग जवानों ने किया। लेकिन ब्रजेश जी, दुख मुझे इस बात का है कि हम कितना भी क्लेम करें, हम कितने भी बड़ी 5 मिलियन की इकोनॉमी की बात करें, आपका मैं तो मतलब झुक के अभिनंदन लेकिन आपने फौजी को अग्निवीर बना दिया, वो कैसे लड़ेगा बॉर्डर? वो सर हम उस विषय पर फिर चर्चा कर लेंगे। एक बात और, एक लास्ट कमेंट और, बस 10 सेकंड। OROP के एरियर 1 जुलाई 2019 को सेना के पूर्व सैनिकों को मिलना था। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, 6 महीने हो चुके, अभी तक नहीं दिए। हमें सैनिक के मनोबल पे भी काम करना होगा। मैंने एक बात तिब्बत के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था, ये जब ईस्टर्न लद्दाख का गलवान का इशू हुआ था। उन्होंने एक लाइन में एक बात कही थी, ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमेशा चाइना के साथ ट्रस्ट करिए, लेकिन उनको हर कदम पर वेरीफाई करते रहिए, क्योंकि विश्वसनीय लोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल। इसमें एक ही लाइन में बात कही थी उन्होंने, ट्रस्ट बट वेरीफाई। जहाँ तक चीन का जो है, उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो 10वीं शताब्दी से वो फॉलो कर रहे हैं, वो कहलाता है मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट, जिसमें कि वो कहते हैं कि ऊपर भगवान है, बीच में हम हैं और नीचे सब कीड़े मकोड़े हैं। तो वो किसी को अपने बराबर नहीं मानते, उनकी एक एरोगेंस है। तो वो उनसे जब हमको बात करनी है तो ट्रस्ट कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। उनके साथ जब भी हम डील करें, और ये नहीं है ये गलवान या डोकलाम या तवांग की बात नहीं है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे और किसी तरह की बात हो, ट्रेड रिलेशंस की भी बात हो, उनके ही ढंग से उनको मारने की ज़रूरत है। डेंग जियाओपिंग कहते थे कि सरफेस बिल्कुल काम होना चाहिए, नीचे आप इतनी तेज़ी करो कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच सको। तो ये चीनी जो ढंग है, हम लोगों को उस पर काम करने की, और जैसे मैंने पहले बताया, उसका सपोर्ट बेस तोड़ने की जरूरत है। एक एरिया, सेकंड वर्ल्ड वार तक हिस्ट्री बताती कि चाइनीज की कोई औकात नहीं थी। जापानीज पटक के मारते थे, इनको गिरा के मारते थे, क्यों बाल खींच कर मारते थे, क्योंकि क्या है, हर तरह से तो इनका मिलिट्री डोमिनेशन जापान के हाथ में था सर। ये जो इनकी कोई औकात थोड़ी थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो ये जो लॉन्ग मार्च के बाद जो 1949 में ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है, कम्युनिस्ट चाइना, वही गेम चेंजर था सर। उनको वो गेम चेंजर था। वो हान पॉपुलेशन की एक जो उसको बढ़ाया। एक एरिया जिसमें कि मैं एक सजेशन देना चाहूँ, शायद अगला मौका ना मिले, जहां वो मार खाए थे मिलिट्री डोमिनेशन में, उसको ही उन्होंने अपनी ताकत में बदल दिया। जी, आपको हमें बहुत ज़रूरी है, जो मैरीटाइम एरिया हमारा है उसमें आज भी हम उनसे बहुत मजबूत हैं इंडियन ओशन में, और उनके पूरा ट्रेड, उनको जो काटना है हमको, वो क्योंकि उनका अभी भी सारा ट्रेड जो है मलाक्का के थ्रू जाता है। ग्वाडार नॉन इफेक्टिव है, उसकी वजह से उनको अभी भी मलाक्का पे डिपेंड करना है। 71% उनका जो ट्रेड उससे जाता है, और हम जो बैठे हुए हैं निकोबार में, वहां से सर मैं चाहता हूँ डिबेट 2 घंटे चले, लेकिन मुझे अफसोस इस बात बिल्कुल नहीं। आप जो भी है, तो मैरीटाइम डोमेन में हम लोग मेहनत कर। कर्नल शिवदान सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, गो अहेड कर्नल शिवदान सिंह जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन ने जो 62 में हमारे पास डोमिनेशन किया था, उसके पीछे हमारी भारतीय सेना की कमी नहीं थी।
पर उसके पीछे ये था कि हमने पंचशील का एक फॉर्मूला साइन कर लिया था चीन के साथ में, जिसके कारण हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल डेवलप नहीं किया फॉरवर्ड एरियाज में चाइना बॉर्डर के साथ तक। इस कारण अचानक चीन ने अक्टूबर 62 में हम पर अटैक किया। अरे सर 62 और अब 2022 आ गया है सर। अरे मैं बोल रहा हूं, मुझे हम बोलने तो दीजिए। अरे तो सर 62 की कहानी सबको पता है, अभी बताइए कि अभी का क्या सजेशन है आपके पास। उसके बाद में जब हम अलर्ट हो गए तो 67 में जब चाइना ने सिक्किम में अटैक किया, हमने उसको बिफिटिंग रिप्लाई दिया और बुरी तरह से परास्त करके उसको पीछे फेंका। ओके प्रदीप सिंह जी, जब भी चाइना की बात आती है 62 की कहानी जरूर पूछी जाती है, और उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। प्रदीप सिंह, निश्चित तौर पर 62 की अगर चर्चा होती तो आपकी पार्टी की चर्चा होनी चाहिए, और नहीं 62 की चर्चा होती तो 67 की भी चर्चा होनी चाहिए। इसी 67 में हमने चाइना को जवाब दिया था। और आज की परिस्थिति क्या, आज की परिस्थिति हम 67 में जनरल सगत सिंह को अपोज किया गया था जो जवाब दे रहे थे सिक्किम में। सर जरा बड़ी सिस्टमैटिक डिबेट है, मैं आपसे निवेदन करूंगा सब अपनी अपनी बात रख ले। इस षड्यंत्रकारी बताना चाहता हूं सर, बिल्कुल आपने कह लिया। सहन शक्ति तो मजबूत करिए। हम दुनिया के एक बड़े बाजार हैं, आर्थिक नाकेबंदी भी अगर हम चाइना की करते हैं, खाली ऐप बंद कर देने से के बाद से बात नहीं। आज स्थितियां क्या, आज हमारे बाजार चाइना के सामानों से पटे पड़े। केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर चाइना, हम अपने बाजार उनके लिए बंद कर दें, चीन आपके सामने घुटनों के बल होगा। इस तरह की परिस्थितियों ऑलराइट, पीके सहगल साहब, मैं आपसे सर फाइनल ओपिनियन जानना चाहता हूं कि भारत की सेना को और भारत की सरकार को अब आगे किस तरह की तैयारियों की जरूरत है, क्योंकि खतरे का लेवल अब बढ़ता जा रहा है सर। देखो, जहाँ तक भारतीय वायुसेना या भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी जो है हर प्रकार से सक्षम है। ये देश के गार्डियन एंजल हैं। देश की एकता और अखंडता इनके हाथ में है और बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप देखो 49 देशों में हमने पीस कीपिंग मिशन किया है। आज हिंदुस्तान की फौज, आर्म फोर्सेस का लोहा जो है सारी दुनिया मान रही है। प्रोफेशनली हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन बड़ा लाजमी है कि मैन बिहाइंड द मशीन जो है उसके मोराल को कायम रखा जाए। सरकार ने बड़े सारी जो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए वो नहीं दी। OROP का इक्वलाइजेशन नहीं हुआ। NFU हमको फौज ही है जिसको NFU नहीं दिया। ये तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है फौज के लिए सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़ा रोड़ा है। वो समझते ही नहीं है। आपके जो डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह जो हैं वो कल तक कोल सेक्रेटरी थे या ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे। हमको कुछ ऐसे लोग लाने चाहिए पार्लियामेंट में और डिफेंस मिनिस्ट्री में जो वास्तव में डिफेंस को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सटर्नल अफेयर्स में और होम मिनिस्ट्री में मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अपने महत्वपूर्ण रणनीतिक विचार भी इस परिचर्चा में सम्मिलित किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।